Good morning, students. Hope you understand the Walter model of the dividend. Now, we are going to cover our second model, that is a Gordon model. Gordon model is also a relevant model for dividend. It is also said the same thing, that dividend policy is relevant and it have a effect on our share, value of the share and firm. तो इट मीन्स हम जो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में पड़ता है एंड दे हैव अ सिमिलर assumptions that Walter model have, but they have additional two assumptions in this model, that is a growth rate. Growth rate of the firm, which is denoted by G, is the product of retention ratio and the rate of return. मीन्स ग्रोथ हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जितना हम रिटेंशन रख रहे हैं, जितना हम फॉर्म में पैसा रख रहे हैं जो डिविडेंड में डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से, मीन्स उसको हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें रिटर्न कितना मिलेगा, वो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है. तो दैट इज डिनोट अवर ग्रोथ. ठीक है, याद करने का तरीका भी बेटर यही है कि गॉर्डन मॉडल जी, और जहाँ गॉर्डन मॉडल है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ जी. ओके, उससे भी आप इसे याद कर सकते हैं. एंड सेकेंड assumption इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट एंड मोर देन द ग्रोथ रेट. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट तो है बट आपकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन इन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया गया, बर्ड इन हैंड जो है इज मोर वैल्यूएबल. मीन्स इन्वेस्टर जो हैं प्रेफर करते हैं कि उनको करेंटली डिविडेंड दिया जाए बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. और जो फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फ्यूचर जब अनसर्टेन है तो हमें ये नहीं मालूम है कि कितना रिटर्न मिलेगा, क्या है. ठीक है, तो दे प्रेफर कि हमें डिविडेंड जो रेशियो है या जो डिविडेंड है आपका 100% हो, तो दे प्रेफर मोर डिविडेंड. ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू calculate our market price with the help of this formula. It means this model suggests कि dividend policy relevant है. इन्वेस्टर हमेशा आपको डिविडेंड, जो कैश आप उसे दे रहे हैं डिविडेंड के फॉर्म में, उसे वो प्रेफर करता है. और यहाँ पर मार्केट प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल्स टू द अर्निंग, जो आपकी अर्निंग पर शेयर है, मल्टीप्लाई बाय द रिटेंशन रेट. जितना आप रिटेन कर रहे हो वो 1 माइनस बी. रिटेंशन रेट आपने कैसे निकाला है, 1 माइनस पे आउट रेशियो. ठीक है, तो इट मीन्स अर्निंग इनटू जो आपने डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया है वो अमाउंट है यहाँ पर, इसका मतलब इनडायरेक्टली डिवाइडेड बाय द कॉस्ट माइनस बी आर. बी आर इज अ ग्रोथ. आप यहाँ पर जी भी इसके लिए लिख सकते हैं, दैट इज अ ग्रोथ. क्योंकि बी आर आप कैसे निकाल रहे हैं, बी आर आप निकाल रहे हैं रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न से, दैट विच इज डिनोटेड अ ग्रोथ. ठीक है, नाउ टेक द सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस इन अ वॉल्टर मॉडल इन लास्ट लेक्चर. ठीक है, वहाँ पर भी यही था, अर्निंग पर शेयर 10 इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10, सॉरी रुपीज 10 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, दैट इज कांस्टेंट. अब यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मार्केट प्राइस हमें निकालने हैं. रेट ऑफ रिटर्न अगर 8 है, 10 है, 15% है, पे आउट रेशियो 100, 40, 80 एंड 100% है. तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वही सेम कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने रेट ऑफ रिटर्न 15% है, पे आउट रेशियो 40% है, आपको एग्जाम में सारे कॉम्बिनेशंस वर्किंग नोट पे दिखाने होंगे एंड देन यू मेक अ टेबल टू शो द इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिटेंशन रेशियो कितना हुआ, कितना आपने रिटेन किया है, 1 माइनस द पे आउट, जो भी आपका पे आउट रेशियो था दैट इज 40%. तो इट मीन्स रिटेन अर्निंग कितनी है, 0.6. ठीक है ना, ग्रोथ रेट कितना हुआ, जितना आपने रिटेन करा है इनटू जिस परसेंट पे आप इसे आगे इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न 15%. इट मीन्स द ग्रोथ इज 0.09, दैट इज 9%. Now put this into the formula. Earning into जो आपने डिविडेंड पे आउट फॉर्म में दे दिया है. ठीक है,
वो भी क्योंकि bird in hand is more valuable, that's why it is going to increase the price of the share. तो 1 minus 6 divided by your cost of capital minus growth. ठीक है, तो एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1. ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया, यू गेट 4 रुपीज़ 400. इट मीन्स अगर आपका ग्रोथ रेट 6% है, सॉरी 9% है, आपका रिटर्न जो है रेट ऑफ रिटर्न 15% है और पे आउट रेशियो 40% अगर आप देख रहे हैं, तो आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा 400. सेम सी इन दिस वन मोर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो है रेट ऑफ रिटर्न 8% है, पे आउट रेशियो 80% है, रिटेंशन कितना हो जाएगा फिर ओनली 2, दैट इज 20% हमारा रिटेंशन रह गया. और ग्रोथ हमारी कितनी हो जाएगी फिर रिटेंशन इनटू योर रेट ऑफ रिटर्न कितना 8, तो ओनली 16. ठीक है, नाउ पुट इट इनटू फॉर्मूला, यू गेट 95. इट मीन्स अगर आपका रिटर्न कम है 8%, पे आउट रेशियो 80% अगर आप रख रहे हैं, तो और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 10, तो आपका मार्केट प्राइस कितना होगा ओनली 95 रुपीज़. तो अकॉर्डिंग टू दिस गॉर्डन मॉडल, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज एज फॉलोज. अब आप देखिए, अगर आपका जो है ग्रोथ फर्म है, मींस रिटर्न ज़्यादा आ रहा है 15%, ये है आपकी कांस्टेंट जहाँ रिटर्न और कॉस्ट बराबर है, और ये है आपकी डिक्लाइनिंग फर्म जहाँ पर रिटर्न कम है 8% और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है. तो उस कंडीशन में सेम रूल इज अप्लाइड. रिटर्न अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अगर रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 400 आपको कॉस्ट मिल रही है. ठीक है, 40% आपके लिए बेटर है कि आप जो है अपना 40% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो रखिए. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा था, थोड़ा बहुत डिविडेंड देना ज़रूरी है क्योंकि डिविडेंड इज बर्ड इन हैंड इज़ मोर वैल्यूएबल. अगर 0% अगर आप रख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब में आपकी क्या आ रही है कॉस्ट मार्केट प्राइस. अगर आप डिविडेंड बिल्कुल नहीं देंगे तो आपका 0 0 एंड 0. ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड देना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप थोड़ा बहुत डिविडेंड दे रहे हैं, 0 0 0 आ जाएगा अदरवाइज. ठीक है, बर्ड इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया. थोड़ा डिविडेंड आपने दिया 40%, तो आपकी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज. और अगर आपकी डिक्लाइन फर्म है तो आपको 100% अपना रिटेंशन रखना पड़ेगा, 100% आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. ठीक है, तभी आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी इंक्रीज होगी. और अगर दोनों बराबर हैं, कॉस्ट भी एवरेज फर्म चल रही है, तो कोई भी आपके लिए डिविडेंड पॉलिसी क्या है इररिलेवेंट हो गई. आप कोई भी कॉम्बिनेशन रखिए, मार्केट प्राइस हमेशा सेम रहेगा. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉर्डन मॉडल. द ओनली डिफरेंस इज 0% कि यहाँ हमें डिविडेंड देना है, बट कितना देना है यू डिसाइड विद दिस. ओके, नाउ the second theory is MM approach, that is the Modi-Gilani and Miller approach. Modi-Gilani and Miller approach is an irrelevant theory of dividend policy. It means it said that dividend policy is not relevant, it is immaterial, it has no consequences, no effect in the value of the firm. मीन्स हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हम डिविडेंड पॉलिसी कैसे रखें, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, हमारी फर्म की अर्निंग से. इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पैटर्न कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को यूज़ कर रहे हैं, हम डिविडेंड दे रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं, उससे कोई इम्पैक्ट हमारी जो है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में नहीं पड़ता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, दैट्स वाई इट इज़ इररिलेवेंट थ्योरी. अजम्पशंस क्या है कि मार्केट आपकी परफेक्ट है, कैपिटल परफेक्ट मार्केट है. ठीक है, हर जगह एक ही रेट प्रिवेल कर रहे हैं, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर इज़ नो टाइम लैग. जब आप चाहें तब आपको जिस नंबर मल्टीपल्स में शेयर्स चाहिए मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट. नो टैक्सेस, नो फ्लोटेशन चार्जेस. फर्म हैज़ डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिफाइन कर रखी है, उसी के पैटर्न पे वो काम कर रहे हैं. ठीक है, तो MM अप्रोच क्या कर रही है, आपकी आर्बिट्रेज प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है. आर्बिट्रेज प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स देयर इज़ अ आर्बिट्रेज, हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ठीक है, दे हैव शोन्स दैट given an investment opportunity, a firm will finance these either by plowing back of the profit if pay dividend or raise a same amount by the issue of new share. मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर्बिट्रेज क्या कह रही है कि अगर अपॉर्चुनिटी है
अगर फर्म ने डिविडेंड डिक्लेयर करा या ना करा उसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उतना ही अमाउंट वो रेस करती है नए शेयर्स इशू करके, ठीक है। तो नए शेयर इशू करके उसे जो है ऑटोमेटिकली न्यू शेयर इशू करने से उतना अमाउंट आराम से मिल रहा है क्योंकि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। तो इससे उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड to existing shareholder will be replaced by the new share capital raised externally. Fine. तो दिस आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है पूरी, दो चीज़ें, दो एक्शन आपके साइमल्टेनियस चल रहे, डिविडेंड भी आप पे कर रहे हो और फ्रेश कैपिटल भी आप इशू कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा आर्बिट्रेज कैसे हुआ, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड पे करने से मार्केट प्राइस जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करी तो डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस जो है इंक्रीज होने लग गया, विच इज कंप्लीटली ऑफसेट बाय द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। आपके ऑफसेट हो जाता है, ये डिक्लाइन हो जाती है हमारी वैल्यू जो होती है शेयर की, जब कंपनी उसी समय नए शेयर इशू करती है। जब नए शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होता है, नए शेयर इशू हो रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, तो जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस आपके डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो उतने ही प्राइस जितने आपके बड़े थे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने से उसी सेम रेशियो में आपके प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। तो इफेक्ट क्या हुआ, मार्केट प्राइस आपका वापस वहीं आ गया इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस इसको फॉलो करती है। दैट्स वाई द प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म और प्राइस ऑफ द शेयर हैव नो इम्पैक्ट विद डिविडेंड, okay, and we calculate the market price with the help of this formula, 1 upon 1 plus KE, K is the cost of equity share, multiply by whatever we are expecting कि हमारा after 1 year क्या डिविडेंड होगा, ठीक है, जिसके लिए हम पे करते हैं वही हम यहाँ लेते हैं, प्लस द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर की मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट योर करंट और प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल गोइंग टू calculate. So this is all about your dividend policy, and here with this your financial management course is completed. I hope you understand the concept very well. बेटा अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में या किसी थ्योरी पोर्शन में या किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके कांटेक्ट कर लें, ठीक है। देन आई विल हेल्प यू कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल पोर्शन में या न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। आई सजेस्ट आप लेक्चर्स ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, फिर आई विल हेल्प यू कैसे आपको करना है। एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी स्टडी मटेरियल, एनी नोट्स रिगार्डिंग दिस, तो डायरेक्टली आप मुझे जो है अपने CR के थ्रू या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो विद इन अ वीक। आई सजेस्ट, क्योंकि विद इन अ वीक अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आई विल हेल्प यू। अभी नया नया सब्जेक्ट है तो यू जल्दी आपके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर सकती हूँ चीज़ें, ठीक है। प्लस इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट, एंड आफ्टर दैट नो फर्दर लेक्चर विल बी अपलोडेड रिगार्डिंग दिस। एंड आई सजेस्ट जिन लोगों के असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, मैंने गूगल क्लासरूम में आप लोगों का लेट असाइनमेंट करके एक टेस्ट जनरेट कर रखा है, आप वहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें विद इन 2 days, एंड आफ्टर 2 days आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी असाइनमेंट्स, ओके। डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आई विल सजेस्ट यू क्या करना है फिर। एंड बी रेडी फॉर द यूनिट 5 टेस्ट in next lecture. Thank you students.